हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो कि है सफलता की राह में आपका साथी। फ्रेंड्स, कल दिवाली है और यहाँ धूम धाम लगा हुआ है। होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ होंगे और दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे, दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे। बट हाँ, दिवाली का दिया जो है रोशन तभी होगा जब आप अपने ज्ञान का दीपक जलाएं और अपनी और घर वालों की सपनों को अपनी मेहनत के दिए से जगमग करें। तो इसी बात के साथ आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल, फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स सेक्शन से फर्स्ट पोर्शन जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल का, उसका एक टॉपिक कोल इंडस्ट्री इन इंडिया अ रिट्रोस्पेक्ट, इसको हमने कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए उपयोगी है जो किसी भी तरह से CIL के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम इसमें सिलेबस वाइज तैयारी करवा रहे हैं उनकी, जो लोग नॉन एग्जीक्यूटिव से प्रमोट होके एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं। ये सिर्फ फिलहाल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। इनमें 2 पेपर होंगे एग्जाम्स में, पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होगा और पेपर 2 जो कि हर डिसिप्लिन के लिए, माइनिंग के लिए, सिविल के लिए, E&M के लिए, पर्सनल वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग होगा। मैं पर्सनल डिसिप्लिन की क्लास टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आगे लूंगा। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पेपर 1 का सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोल इंडस्ट्री इन इंडिया और रिट्रोस्पेक्ट, ये टॉपिक हमने डीपली कल पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस। हालांकि कल के टॉपिक में थोड़ा सा हमने इस टॉपिक को टच किया था, बट आज हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इंडिया। हम इसके कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा प्री नेशनलाइजेशन सिनेरियो के बारे में। आपको मैंने कल बताया था कि हमारे देश में 1774 में फर्स्ट टाइम रानीगंज, वेस्ट बंगाल में कोल की खोज हुई, समर और हिटली, 2 अंग्रेज ऑफिसरों के द्वारा। और वहां से लेके आजादी तक का सिनेरियो कैसा था, उसकी एक छवि, उसका एक आइडिया मैंने आपको दिया था। आज हम फिर से शुरुआत में उस पर बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन से पहले कोल सेक्टर का, कोल इंडस्ट्री का क्या कंडीशन था। तो ये जो था, फ्रैगमेंटेड रूप से इसकी ऑनरशिप थी। इंडिपेंडेंस के बाद अंग्रेज तो चले गए थे, मगर सरकार का भी इस पे पूरा कंट्रोल नहीं था। माइंस जो थी वो बड़े पूंजीपतियों के, और जिनके हाथों में पावर थी, सत्ता थी, वो किसी तरह से माइंस पे कंट्रोल करके कोयला निकाल रहे थे। आपको मैंने एग्जांपल दिया था उस मूवी का, गैंग्स ऑफ वसेपुर, जो कि डिपिक्ट करता है, दर्शाता है उसका पार्ट 1 की क्या स्थिति थी कोल इंडस्ट्री की नेशनलाइजेशन से पहले। उसमें एक सिनेरियो दर्शाया गया है, कैसे जो कोल के अलग अलग माफिया थे, पावरफुल लोग थे, उनके हाथ में माइंस थी, वो कैसे चलाते थे। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑनर्स थे जो छोटे छोटे लेवल पे माइनिंग करते थे, जहां पे वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी थी। बिना किसी सेफ्टी के मजदूरों को खदानों में काम करने के लिए भेज देना, उन्हें एडिक्वेट सेफ्टी ना देना, प्रॉपर मेहनताना ना देना, और अन्य प्रकार के शोषण का सामना वर्कर्स को करना पड़ता था। बावजूद इसके प्रोडक्टिविटी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि कोई यहां माइनिंग कर रहा है, कोई यहां माइनिंग कर रहा है, तो लोग जो थे मैन्युअली अपने अपने रूप से, अपने अपने तरीके से माइनिंग कर रहे थे। कितनी भी मेहनत कर लें, इन आधुनिक मशीनों की बराबरी एक वर्कर कभी कर ही नहीं सकता है। और जितनी भी वो एफर्ट लगा ले, मैनुअल माइनिंग की एक लिमिट होती थी कि वो एक सीमित समय में सीमित आउटपुट ही दे पाएगा, उसकी मशीनों से कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये सारी समस्याएं थी। लेबर डिस्प्यूट्स की समस्या थी। आज की तरह उस टाइम लेबर्स के अपने अलग अलग यूनियन नहीं थे जो उनके हकों की लड़ाई लड़ सकें, जो कि उनकी मांग को एकजुट होकर पूरी करवा सकें। तो ये सारी समस्याएं थी। काम के हालात बहुत बुरे थे, वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी थी। उनके पास सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। जैसे आज माइंस में जाते हैं, प्रॉपर लाइटिंग होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा होती है, क्योंकि आप जानते हैं अंडरग्राउंड में जहां कोयला होता है वहां पे बड़े बड़े माइंस होते हैं। एंट्री का एक रास्ता होता है, लोग जाते हैं और वहां कोयले के साथ हानिकारक गैसेस और अंधेरा होता है। तो इनके एक्सपोजर में आके आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसे गैस के संपर्क में आने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोई
प्रॉपर तरीका ना होने से कभी इधर वो खुदाई कर रहे हैं, कभी उधर वो खुदाई कर रहे हैं, ऐसे में ऊपर से चट्टाने वर्कर्स पे गिर सकती थी। मशीनों के बिना कार्य करने की उनकी क्षमता बहुत लिमिटेड थी और जो मालिक था उससे तो सिर्फ प्रोडक्शन दिखता था। वो आज की तरह नहीं 8 घंटे काम किया, उसके ऊपर जो काम किया आपको ओटी मिलेगा, वैसा नहीं। 14 घंटे 16 घंटे काम करवाता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था वर्कर्स का, जिसके कारण वर्कर्स थकते थे, फटीग होते थे, फिर भी काम करते थे। तो इसके कारण अक्सर एक्सीडेंट्स माइंस में होते रहते थे और बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के ऐसे वातावरण में काम करने से दूसरी शारीरिक परेशानियां माइनर्स को होती थी। तो इन सब का समाधान जो है वो सरकार को करना पड़ा, बीच में आना पड़ा। उसका समाधान क्या माना गया कि सबको, जो एक माइंस यहां है, एक माइंस यहां है, एक माइंस यहां है, एक माइंस यहां है, यहां ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, सबको कलेक्टिव रूप से एक जगह कर दिया जाए नेशनलाइजेशन करके और एक संगठित बॉडी बनाई जाए। इसके लिए नेशनलाइजेशन की जरूरत थी। अगर अन्य कारण देखें जिनके वजह से नेशनलाइजेशन की जरूरत हुई, वो थे इनएफिशिएंसी और लो प्रोडक्टिविटी, कम कार्य क्षमता और कम उत्पादन। जो अलग अलग जगह पे माइंस थी, उनका जो फ्रेगमेंटेड नेचर था, उसके वजह से कोल इंडस्ट्री जो थी इंडिया में, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ। कल दिवाली है फ्रेंड्स और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ, और बाहर काफी बम पटाखे फूट रहे हैं। होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही आपकी फैमिली भी एंजॉय कर रही होगी। बिल्कुल एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए अपनी सुरक्षा का, फैमिली की सुरक्षा का, और हमारे साथ भी बने रहिए क्योंकि त्योहार हर साल आता है मगर ऐसे मौके जो हैं बहुत कम आते हैं। तो तैयार रहिए, एग्ज़ाम आने तक का इंतज़ार मत कीजिए, हमारे साथ तैयारी करते रहिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक भी पहुंचाइए। और आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो और क्या जरूरत थी जो फ्रेगमेंटेड माइंस थे उनको कलेक्टिव रूप से काम करवाने की, ताकि वो सब कुछ एक बॉडी के अंदर आके काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा हमको कोल का प्रोडक्शन मिल सके, हमारी एनर्जी नीड्स पूरी हो सके। दूसरा कारण था लेबर अनरेस्ट, लेबर्स में छाई अशांति, उनकी व्याकुलता। वो क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्किंग उनकी कंडीशन सही नहीं थी, वर्किंग आवर्स प्रॉपर नहीं थे, सही नहीं थे, कोई 8 घंटे काम करके फ्री नहीं हो रहा था, उनसे लंबे लंबे घंटों में काम लिया जा रहा था और उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग, परिश्रम के हिसाब से वेजेस नहीं मिल रहे थे, कम वेजेस मिल रहे थे। तो नेशनलाइजेशन जो था उसे एक उपाय की तरह देखा गया, लेबर के उत्थान के रूप में और काम के कंडीशंस जो थे उनके सुधार के रूप। और क्या जरूरत थी नेशनलाइजेशन की? एनर्जी सिक्योरिटी। जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, चूंकि अंग्रेज जा चुके थे और देश की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं थी, देश को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत थी। और उस समय ये रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये सब हम नहीं देख रहे थे, हमें बस ऊर्जा चाहिए थी। ऊर्जा का एकमात्र साधन उस समय हमारे पास जो हमें नजर आया वो था कोयला। तो ये हमने देखा था, किससे सीखा था? हमने अंग्रेजों से देखा था, सीखा था। अंग्रेज जो थे वो किसी न किसी रूप में कोयले का इस्तेमाल करके अपनी इंडस्ट्री चला रहे थे, तो हमारे देश को भी और इंडस्ट्रीज की और पावर एफिशिएंट होने की जरूरत थी। तो एनर्जी डिमांड्स के कारण भी नेशनलाइजेशन की जरूरत थी, ताकि हमें लगातार रूप से कोयले की सप्लाई जो है मिलती रहे। और नेशनलाइजेशन का एक मकसद था जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एकत्र करना, ताकि देश की जो एनर्जी की नीड्स हैं उनको सही तरीके से पूरा किया जा सके। तो ये सारे रीजंस थे जो नेशनलाइजेशन के लिए आधार बने। तो नेशनलाइजेशन जो है कोल इंडस्ट्री का एक बार में तो हुआ नहीं, कई फेजेस में हुआ। अब हम देखेंगे फेजेस क्या थे नेशनलाइजेशन के, किन किन स्तर पे, किन किन स्टेप्स में नेशनलाइजेशन कोल इंडस्ट्री का हुआ। सबसे पहले जो नेशनलाइजेशन हुआ वो हुआ कोकिंग कोल माइंस का। कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल क्या है और क्या टाइप्स होते हैं कोल के, वो आगे सेक्शन में, आगे आने वाली वीडियोस में हम जब डीपली कोल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं उसमें कवर करूंगा। तो कोकिंग कोल्स का जो है नेशनलाइजेशन कोकिंग कोल माइंस की पहले हुई। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन टारगेटेड कोकिंग कोल माइंस, जिसकी जरूरत खास तौर पे स्टील इंडस्ट्रीज में थी, उनकी नेशनलाइजेशन पहले हुई। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोकिंग कोल माइंस इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1971
पारित किया और कोकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 आया कोकिंग कोल माइंस को ओवरटेक करने के लिए। अब जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, पूंजीवादी थे, छोटी छोटी फ्रेगमेंटेड माइंस चलाते थे, उनको दुख तो हुआ, उनसे कोकिंग कोल माइंस का कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया। उन्होंने बोला कोकिंग कोल माइंस हमारा है, तो गवर्नमेंट ने बोला आपका है तो कागज दिखाइए। ओके, जोक्स अपार्ट। अगला स्टेप जो था वो नॉन कोकिंग कोल माइंस के लिए था, इसे सेकेंड फेज भी कह सकते हैं। उसके लिए कोल माइंस टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 1973 लाया गया और कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 भी इंप्लीमेंट किया गया। उसके साथ ही सारी जो माइंस थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों से आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो हम तो चले परदेश, हमारा यहाँ कोई नहीं हो चुके थे और जो बाहुबली पूंजीपति थे उनकी भी अब ना चली। गवर्नमेंट ने बोला कागज दिखाइए वरना माइंस हमारे पास लाइए। तो इस तरह से 2 स्टेप्स में माइंस की नेशनलाइजेशन हो गई। अब अगला स्टेप क्या हुआ? अगला स्टेप हुआ हैप्पी बर्थडे सीआईएल का। सीआईएल अस्तित्व में आया, सीआईएल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ? 1975 में, एक होल्डिंग कंपनी के रूप में जो सारी नेशनलाइज्ड कोल माइंस का संचालन अपने हाथ में लेकर उन्हें ऑपरेट करेगी। फ्यूचर में ये डिसाइड किया गया। इसी के साथ ही उस समय का देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर सीआईएल बन गया, जो कि एनर्जी सेक्टर में आगे चल के बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला था। अब सीआईएल खुद में तो एक बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन इसे भी ऑपरेशंस के सहूलियत से सब्सिडरीज में बांटा गया। सबसे जो पुरानी कोल फील्ड थी वो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड थी, ईसीएल, और जो सब्सिडरीज बनी उनमें दूसरी सब्सिडरीज में से एक थी बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्र जो थे उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई। और दूसरी सब्सिडरी इसके अलावा सीसीएल और भी इसके अलावा अन्य सब्सिडरीज थी जो उसके बाद अस्तित्व में आई। वो कौन कौन सी सब्सिडरीज थी आपके लिए होमवर्क है, आप रिसर्च करके सब्सिडरीज के नाम और उनके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर कमेंट में बताएं। तो इन सब्सिडरीज से अलग अलग क्षेत्रों में कोल माइनिंग जो है ऑपरेशन, उसको सीआईएल ने मैनेज करना शुरू किया। अब इसका प्रभाव और इसके लाभ क्या क्या रहे, तो सबसे पहले इससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखी गई। नेशनलाइजेशन के बाद कोल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि जो लेबर्स थे उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सका, स्किल उनका बढ़ा के उनको डेवलप किया गया। और दूसरा जो कारण था प्रोडक्शन बढ़ने का वो था मैकेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट। हैवी मशीन्स का उपयोग किया गया प्रोडक्शन के लिए। और क्या बेनिफिट हुआ नेशनलाइजेशन का? तो लेबर की जो कंडीशंस थी उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ। कैसे? पहले जो लेबर्स, जो वर्कर्स काम करते थे उनके काम करने के समय सीमा निर्धारित नहीं थी, मिनिमम वेजेस उनके निर्धारित नहीं थे, सेफ्टी कंडीशंस जो होने चाहिए थे वो नहीं थे। उन सभी में सुधार हुआ। लेबर वेलफेयर स्कीम्स और बेनिफिट्स अस्तित्व में आई। जैसे आपको पता होगी लेबर वेलफेयर स्कीम मैटरनिटी रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग, अनेक प्रकार के पर्क्स, बोनस और अन्य प्रकार के जो प्रोडक्शन रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो मिलना वर्कर को शुरू हुए। इससे वर्कर का मोरल बढ़ा और उसने जमकर जी जान लगाकर कंपनी कार्य में सहयोग किया। और क्या बेनिफिट हुआ? तो एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, यानी देश जो था, देश के पास नेशनलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज में देश की डेवलपमेंट में बढ़ोतरी आई। इस वजह से, क्योंकि देश के पास ऊर्जा सुरक्षा या फिर आप कह सकते हैं ऊर्जा के पर्याप्त सोर्सेज अवेलेबल हो सके। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे कोल की सप्लाई भी साथ में बढ़ती रही। अब जो है कंटिन्यूअस सप्लाई कोल का हो पा रहा था, पहले की तरह नहीं कि मांग ज्यादा है मगर प्रोडक्शन कम है। तो धीरे धीरे इसमें भी सुधार हुआ। कोल के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से जो सपोर्टेड इंडस्ट्रीज थी, स्टील की और पावर जनरेशन की, इनके ग्रोथ में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन से योगदान मिला। इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट चौतरफा या कह सकते हैं हर सेक्टर में हुआ। अब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत होगी, पावर की जरूरत होगी। पावर कहां से आएगा? तो पावर आएगा पावर जनरेशन कंपनीज से, जिनका आधार क्या था? तो कोयला था। तो प्रॉपर कोयले का उपलब्ध होना इंडस्ट्रीज का, देश का चौतरफा विकास का कारण बना। इसके साथ ही रोजगार के साधन बढ़े, नए नए जगह कंपनीज, इंडस्ट्रीज सेटल हुई, उनके आसपास लोगों को
रोजगार मिला, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। इतना सारा कुछ संभव हो पाया नेशनलाइजेशन की वजह से कोल माइंस की। तो सारा कुछ क्या पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा, कुछ निगेटिव नहीं हुआ? बिल्कुल, कुछ निगेटिव क्रिटिसिज्म्स इसमें भी रहे, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो क्या क्या चैलेंजेस सामने आई नेशनलाइजेशन के लिए? अब पहले जो था सारे यूनिट्स छोटे छोटे प्लेयर्स के द्वारा चलाए जाते थे, प्राइवेट बॉडीज के द्वारा चलाई जाती थी, वो अपने स्तर पे वहां का डिसीजन लेते थे। अब एकाएक जो है सबको मर्ज करके एक बॉडी बना दिया गया। अब सबके लिए डिसीजन जो था एक सिंगल बॉडी को, सीआईएल को लेना था। तो शुरुआत में इनएफिशिएंसी देखी गई और स्लो डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट, या कह सकते हैं जो नीतियां और जो निर्णय तुरंत लिए जा सकते थे, उनको लागू करने में, उनको निर्धारित करने में शुरू में समस्याएं आई। चूंकि एक बड़ी बॉडी सीआईएल बन गई, जिसका मुनाफा, जिसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ा और ये एक प्रॉफिटेबल संस्था बन गई, जिसमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट की शिकायतें भी सामने आई। और क्या चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म्स रहे? तो सबसे बड़ा कंसर्न जो रहा वो रहा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड। अब भाई कोयला प्रोड्यूस हो रहा था, तो ऑब्वियसली ओपन कास्ट माइंस जो खोली गई, उनके लिए बहुत बड़े बड़े एरिया को लिया गया और पेड़ काटे गए, लोगों को विस्थापित किया गया, पॉल्यूशन हुआ। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सब कुछ धूल मिट्टी से, कोयले से, कोल डस्ट से भरपूर होता है माइंस। द ओनली थिंग दैट्स ग्रीन अबाउट कोल माइन इज दिस क्रेन। भाई वहां तो सब कुछ काला काला धूल भरा ही होता है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है सबसे बड़ा चैलेंज या क्रिटिसिज्म रहा है कोल सेक्टर के लिए, सीआईएल के लिए। पेड़ों का काटा जाना, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन और इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जो लगातार कोल के एक्सपोज में आने से वर्कर्स को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सब चीजें भी साथ साथ चैलेंज के रूप में चलती रही। और आगे भी प्रयास है सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को चलाने का, ताकि आगे आने वाले भविष्य के लिए न केवल हम ऊर्जा के लालच में पर्यावरण को बिगाड़ दें, बल्कि पर्यावरण के लिए सोचते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करें, स्टेप्स उठाएं। जैसे कि वर्तमान में आपने सुना होगा, जो कोल फील्ड में एरियाज अनयूज्ड हो जाते हैं, दोबारा से वहां में प्लांटेशन वगैरह का कार्य किया जाता है, ताकि दोबारा से ग्रीनरी जो है बढ़ाई जा सके। सब कुछ पहले जैसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन पर्यावरण को भविष्य के लिए संरक्षित रखा जा सके, बिगड़ने ना दिया जाए, इसके लिए प्रयास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स लेना एक चैलेंज के रूप में सीआईएल के लिए रहा है। अभी वर्तमान में क्या चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म्स सामना करना पड़ रहा है सीआईएल को? तो जो रीसेंट पॉलिसी हैं उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। सीआईएल अब कोल उत्पादन के क्षेत्र में देश में अकेला लीड करने वाला बॉडी नहीं है। बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। कोल सेक्टर को अलग अलग एलोकेशन किया जा रहा है बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो वापस से जहां चले थे हम कि छोटे छोटे जो कोल के ब्लॉक्स थे वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास थे, वापस से उसी स्टेप पे चीजें चलती जा रही हैं। अडानी, रिलायंस, ऐसे अन्य प्राइवेट प्लेयर्स भी माइनिंग में उतर चुके हैं, जो कि कंपटीशन को और एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। और चूंकि कोल हमेशा से एक ऊर्जा का स्रोत रहा है, प्रमुख स्रोत रहा है, मगर इसके बहुत सारे निगेटिव साइड्स हैं, जिनमें एक पॉल्यूशन वगैरह भी मेजर निगेटिव पॉइंट है, जिसके लिए क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है और धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि साफ सुथरी ऊर्जा उत्पादन करने वाली विधियों को अपनाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला जाए, जो कि है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाके जो हमने पढ़ा, इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या समरी हुआ? हमने देखा पहले जो था नेशनलाइजेशन से पहले कोल सेक्टर फ्रैगमेंटेड था, टूटा हुआ था, खंडित था, छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स के पास था, पूंजीपतियों के पास था, जो कि पूरी तरह से इनएफिशिएंट थे, क्योंकि वो एक लिमिटेड रूप में प्रोडक्शन दे पाते थे, वर्कर्स का शोषण हो रहा था, और फिर भी जितना उत्पादन हो सकता था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर माइंस, प्रॉपर मशीन्स उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए नेशनलाइजेशन को एक रास्ते के रूप में चुना गया, और नेशनलाइजेशन के बाद एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हुआ, चाहे वो वर्किंग कंडीशन की हो, चाहे वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी हो, लेबर कंडीशंस में सुधार हुआ, और एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के रूप में हमें ऊर्जा का
परमानेंट एक सॉल्यूशन मिल सका। नेशनलाइजेशन 2 फेजेस में हुए, कोकिंग कोल के लिए अलग और नॉन कोकिंग कोल के लिए अलग। उसके बाद CIL का फॉर्मेशन हुआ 1975 में, जब सारे नेशनलाइज्ड माइंस जो थे वो एक सिंगल बॉडी के अंडर में ऑपरेट होने लगी, CIL के अंडर में ऑपरेट होने लगी। इसका इंपैक्ट हमने देखा, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, लेबर कंडीशंस में सुधार हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हो पाई और देश का चौतरफा हर तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इसके बाद हमने देखा क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्या क्या इनएफिशिएंसी के कारण बने, इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स क्या रहे और वर्तमान में क्या समस्याएं आ रही हैं, इन पर भी हमने चर्चा किया। तो जो नेशनलाइजेशन है कोल इंडिया का, वो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कोल इंडस्ट्री के लिए एक वरदान के तौर पे रहा, जिसमें जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश की गई और भविष्य के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव तौर पे कोल इंडिया की नींव रखी गई। तो फ्रेंड्स, आज हमने नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस इस वीडियो में कैसे हुआ, क्या उसके इफेक्ट हुए, किन किन स्टेप्स में हुआ, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में देखा, पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में कोल और कोल इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्या है, हम वो पढ़ेंगे। CIL का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, हम वो देखेंगे। आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपना एक बेशकीमती लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आगे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट किया था कि सर आपका वीडियो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बट साथ में ही हमें MCQs भी अवेलेबल करवाइए। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, एक बार ये सारा कुछ मैं पेपर कंप्लीट करता हूं, फिर सेक्शन वाइज मैं आपको MCQ चैनल पे वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा और कुछ MCQs सैंपल पेपर के रूप में भी आपको मिलेंगे अगर आप परचेस करना चाहेंगे। तो इन सब पे मैं फ्यूचर में आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। होप कि आपकी तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी। कल दिवाली है, मेरे सभी फ्रेंड्स को और उनकी फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।